नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है प्रहार का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए यह राहत अभी आधी ही कही जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। शराब घोटाले में फंसे हुए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ईडी के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई के केस में वो अभी जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तरफ से हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के मामले को अब बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। जब तक बड़ी बेंच मामले की सुनवाई करेगी, तब तक के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में अंतरिम जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल की रिहाई फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि केजरीवाल पर अभी सीबीआई भी जांच कर रही है और इन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। आज केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है और उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है, यानी कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ईडी के मामले में इंटरिम बेल दे दी हो, ये राहत मिल गई हो, लेकिन अभी उनके रिहाई में सीबीआई बड़ी बाधा है। सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई 2024 को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। एक बार फिर से उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। इसलिए एक बात तो तय है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राहत मिल गई हो, लेकिन सीबीआई के मामले में अभी राहत मिलनी थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है। इसमें अभी कुछ वक्त और लग सकता है। आइए आपको पूरा मामला बता दें और आज कोर्ट में जो कुछ हुआ उसकी डिटेल आपके सामने रख दें। आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले में बड़ी राहत दी है और उन्हें अंतरिम जमानत दी है। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, वो आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से बता दें। आज ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल मिल गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ये मामला बड़ी बेंच इस पर सुनवाई करेगी, और जब तक बड़ी बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं रखा जा सकता। वो एक चुने हुए नेता हैं। हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। बड़ी बेंच चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है। अरविंद केजरीवाल का केस इसलिए बड़ी बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल मिल गई है। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल का बाहर आना इसलिए मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीबीआई के मामले में अभी भी वो जेल में हैं और उनकी रिमांड अवधि भले ही खत्म हो रही हो, लेकिन क्या आगे उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, सब कुछ इसी बात पर टिका है। सुप्रीम कोर्ट का मैं तो पहले तो धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत बड़ा राहत का दिन है। कि हम पहले दिन से एक बात कह रहे थे कि पीएमएलए का जो ये केस बनाया गया है, ये केस पूरी तरीके से आधारहीन है। इसमें किसी तरह का कोई आधार नहीं है। ना अभी तक एफआईआर में नाम था अरविंद केजरीवाल जी का, ना अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई साक्ष्य है, और कहीं भी अभी तक ईडी ये तय नहीं कर पाई, एस्टेब्लिश कर पाई है कि किन सर्कमस्टांसेस में माननीय मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना पड़ा उनको। क्योंकि हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये केस है। इस केस के अंदर कहीं से कहीं तक किसी तरह का कोई साक्ष्य आधार अभी तक ईडी एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये तय किया है और इंटरिम बेल दी है कि लार्जर बेंच इस चीज़ को तय करेगा कि क्या ईडी को किन सर्कमस्टांसेस में चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया, ये अरेस्ट कहाँ तक जायज़ है। सेक्शन 45 को लेकर जिस तरीके की अपोह बन जाती है, उससे चीज़ों को अब लार्जर बेंच तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए जो कहा है वो भी आपके सामने रख दें। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने टिप्पणी की है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। उन्होंने बकायदा कहा कि 90 दिन की उनकी सफरिंग है। आगे उन्होंने कहा कि इसलिए मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं, वो ये खुद तय करे। बड़ी बेंच चाहे तो अंतरिम जमानत में कुछ तब्दीली अगर करनी है तो कर सकते हैं। सिर्फ पूछताछ के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये बड़ी बात कोर्ट की ओर से कही गई कि केवल पूछताछ करने के आधार पर आप किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दें, ये नहीं किया जा सकता। इसलिए इस मामले को बड़ी बेंच को रेफर किया जाता है। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने आज अपना फैसला सुनाते ये तमाम बातें कही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला किया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया।
बीजेपी को पता था कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बेल मिल जाएगी, इसलिए बीजेपी के इशारे पर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया ताकि वो जमानत पाने के बाद भी रिहा ना हो सके। को ये पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ईडी जहां केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन यानी कि मुख्य साजिशकर्ता बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इसे बड़ी साजिश कह रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद रखने के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद हर पैतरे को आजमा रही है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी, उन्होंने तो जश्न भी मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन बीजेपी के इशारे पर ही ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई और जमानत पर उन्होंने स्टे ले लिया। अब आम आदमी पार्टी आरोप यह लगा रही है कि जब बेल का मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो ऑर्डर आने से पहले ही बीजेपी के इशारे पर सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, तो सीबीआई के केस में वो जेल में ही रहेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर किसके इशारे पर ईडी काम कर रही है और किसके इशारे पर सीबीआई काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है, लेकिन चूंकि सीबीआई का केस अभी भी चल रहा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जेल में है, रिहाई ना हो इसलिए सीबीआई ने ये अरेस्ट किया है। भी आपके समाज का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि जिसको चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मुकदमों के अंदर फंसाती है। मुकदमों में फंसाने के बाद अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में डाला जाता है। जेल में डाल के उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि यदि वे भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दें, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाए, तो उनके ऊपर वो मुकदमा कमजोर कर दिया जाता है। छापे भी इस तरीके से डाले जाते हैं। अब ये बात लगभग साफ हो गई है न्यायालयों के सामने कि ईडी के मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से और उनको आम ट्विस्ट करके भारतीय जनता पार्टी में लाने की भावना। जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत आज मिली है उस पर और उनकी गिरफ्तारी को लेकर उनके तिहाड़ जेल के पूरे सफर की पूरी टाइमलाइन क्या रही। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल को वो तिहाड़ जेल भेजे गए।
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर वो बाहर आए। 10 मई की वो तारीख और उस वक्त चुनावों की सरगर्मी भी तेज थी। 2 जून की तारीख जब उनकी अंतरिम जमानत खत्म हुई और उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाना पड़ा, उस वक्त भी हालांकि उन्होंने कुछ वक्त के लिए रियायत मांगी थी, लेकिन वो रियायत उन्हें नहीं मिल पाई, उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाना पड़ा। 20 जून की तारीख जब लोअर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन इसके साथ साथ ही निचली अदालत के आदेश पर हाई कोर्ट का स्टे लग गया, क्योंकि ईडी ने इस लोअर कोर्ट के आदेश को चैलेंज कर दिया था हाई कोर्ट में। 23 जून को बेल पर स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अरविंद केजरीवाल। 25 जून की तारीख जब ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट ने अपनी स्टे को बरकरार रखा, और अब आज की तारीख जब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल के लिए पूरी राहत नहीं है। अभी भी ये राहत आधी ही कही जाएगी, क्योंकि मामले की सुनवाई अब बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है, और जब तक मामले की सुनवाई जारी रहेगी तब तक अरविंद केजरीवाल के लिए राहत है। हर कोर्ट में आपको मुंह की खानी पड़ रही है, और ये केस सिर्फ आपके द्वारा रचित एक सर्कस है। तो इस सर्कस को बंद करिए। देश का और जनता का, और खास करके दिल्ली की जनता का समय व्यर्थ ना करें। नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक ही चीज दिया है। हर व्यक्ति का हर कार्यकाल की एक देन होती है कि भाई इसने क्या दिया, इसने क्या दिया, इसके कार्यकाल में क्या मिला। तो भाजपा के मोदी जी और अमित शाह के कार्यकाल में एक ही चीज मिला है उस देश को, और वो है ये तानाशाही की ऐसी व्यवस्था जिसमें जिस राजनीतिक दल और राजनेता को ये सामने से हरा नहीं सकते या उनका सामना नहीं कर सकते, उनको गलत तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से षड्यंत्र करके जेल में डालना या उनको फंसाना, इसको बंद करना चाहिए। हमारे सहयोगी कुमार सोनू और भास्कर मिश्रा इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। कुमार, एक बात तो तय है, राहत है लेकिन अधूरी राहत है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये अधूरी राहत है। अभी अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा। राहत उसे कहा जाता है कि अगर कोर्ट से जमानत या अंतरिम जमानत मिलने के बाद केजरीवाल बाहर आ पाते, क्योंकि अभी सीबीआई का मामला लंबित है, पेंडिंग है। हाई कोर्ट में जो है उसमें 17 तारीख को सुनवाई होनी है, तो लिहाजा अभी अरविंद केजरीवाल का बाहर आने का रास्ता जो है बिल्कुल भी तरीके से साफ नहीं हुआ है। हाँ, अरविंद केजरीवाल को इतनी जरूर राहत मिली है, या आम आदमी पार्टी को कहें इतनी जरूर राहत मिली है कि जो ईडी का मामला था उसमें अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन जो उनकी मांग थी कि गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध है, उसको लेकर भाई कहीं पे कोई क्लियर शब्द नहीं कहा गया। इतना जरूर है कि मामला बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया। बड़ी बेंच इस पूरे मामले को सुनेगी, उसके बाद जो है आगे इसमें कोई फैसला आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अंतरिम राहत ईडी के केस में जो है मिल गई है, नहीं कि 50% जो है राहत मिली है। लेकिन ये 50% भी काम की तब होगी राहत जब सीबीआई के केस में भी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल जाए। अगर वहां मिलती है तो 100% हुआ, वरना जो है ये बिल्कुल शून्य ही इसको मान के चलें। अरविंद केजरीवाल जो है अभी बाहर जल्दी से बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि 17 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई में क्या कुछ रहेगा, क्या तारीख मिलती है या फिर कुछ और इसमें जो है देखने को मिलेगा, फैसला जो है देखने को मिलेगा। तो अभी ये सब कुछ कहना जल्दबाजी होगा। मैं तो कह रहा हूं कि इतना भी हो कि अगर हाईकोर्ट से राहत भी मिल जाए अरविंद केजरीवाल को सीबीआई कोर्ट में, सीबीआई वाले मामले में, तो सीबीआई जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट भी मूव करेगी, तो वहां पर जो है सुनवाई होगी और वहां पर तारीखें होंगी, तो समय लगेगा। हालांकि जो विधानसभा चुनाव है वो अब नजदीक ही है। इस साल के बाद जैसे ही जनवरी शुरू होगा तो चुनावों की तमाम तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि ये केस कितना एक्सेलरेटेड रेट पर जो है आगे बढ़ता है। लेकिन तब तक आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी भास्कर, क्योंकि जितने भी मैं एक्सपोज पर रिएक्शंस देख रही हूँ, चाहे वो संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा आतिशी ने भी कहा, बाकी नेताओं ने भी कहा, सीधा आरोप केंद्र सरकार पर नरेंद्र मोदी का नाम लगाते हुए टारगेट कर रहे हैं। और देखिए, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पे इसलिए टारगेट कर रही है आम आदमी पार्टी कि जिससे आप ये कह रहे हैं कि अभी आधी राहत है, वो पार्टी के लिए सबसे बड़ी राहत है। दरअसल डर इस बात का ही था कि पीएमएलए वाले मामले में क्या होता है, और पीएमएलए वाले मामले में अगर उनको अंतरिम जमानत मिल गई है, लार्जर बेंच में जब तक सुनवाई होती है तब तक के लिए, तो ये वक्त लंबा होगा, और इस लंबे वक्त तक में दिल्ली का चुनाव हो जाएगा। और दिल्ली का चुनाव के वक्त अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं
तो ये पार्टी के लिए सबसे बड़ा क्षण होगा। नहीं तो बहुत ही ऐसी स्थिति में पार्टी फंसी हुई, कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले रही, ना सरकार ले पा रही है न पार्टी ले पा रही है। इस लिहाज से उनको लगता है ये बड़ा फैसला है। बड़ा फैसला इसलिए भी लग रहा है कि सीबीआई के मामले में पार्टी को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उनको राहत मिल जाएगी। अगर हाईकोर्ट में राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके राहत मिल जाएगी, इतना विश्वास है पार्टी को। पार्टी को ये लगता है कि बमुश्किल 1 महीने का वक्त होगा, उसके अंदर में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में राहत मिल जाएगी और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। सबसे बड़ी बाधा अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने के बीच में पीएमएलए का मामला था और उसमें ये बड़ी राहत मिली है। इसलिए अब सीधा सीधा जो आम आदमी पार्टी है और कुमार, हम भी देखते हैं आगे आगे जनता भी देखेगी कि होता है क्या। बहुत शुक्रिया भास्कर आपका भी, कुमार आपका भी पूरी जानकारी के लिए। इधर अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली की सियासत गर्म है। उधर महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में आज विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इस बीच उद्धव गुट के नेता ने वोटिंग का समय 1 घंटा और बढ़ाने की मांग कर दी है। उनका कहना यह है कि बारिश की वजह से विधायकों को पहुंचने में दिक्कतें आ रही है, इसलिए वोटिंग का समय शाम 4 बजे के बजाय शाम 5 बजे कर दिया जाए। महाराष्ट्र में सुबह 9 बजे से एमएलसी की 11 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन वोटिंग के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज को क्रॉस वोटिंग का डर है, क्योंकि 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। एनडीए ने 9 कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी ने 5 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, जबकि बीजेपी के 4 कैंडिडेट की जीत पक्की दिखाई दे रही है और 5वें के लिए भी बीजेपी ने वोट का जुगाड़ कर लिया है। तो वहीं अगर संख्या बल की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पास जरूरत से 3 वोट एक्स्ट्रा दिखाई दे रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसके पास जरूरी वोट से 14 एक्स्ट्रा है, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास जरूरत से कम वोट हैं और शेतकारी पक्ष जिसे शरद पवार का समर्थन हासिल है, उन्हें भी जरूरी वोट से कम ही वोट हासिल है। ऐसे में अगर एनडीए सेंधमारी करती है तो समीकरण बिगड़ सकता है। आइए एक एक करके आपको बता देते हैं कि एमएलसी चुनाव में मौजूदा विधायकों की वोटिंग का पूरा पैटर्न क्या रहेगा और किसकी शक्ति कितनी है, वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। और सबसे पहले बात महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूदा विधायकों की स्थिति की। इस वक्त विधानसभा में कुल 274 विधायक हैं और 11 एमएलसी सीटों के लिए वोटिंग चल रही है और 12 कैंडिडेट मैदान में है। पर कैंडिडेट को जीतने के लिए 23 विधायकों के वोट की आवश्यकता होती है और इस लिहाज से अब इन 11 सीटों के लिए जो 12 कैंडिडेट है, यानी कि जो एक एक्स्ट्रा है, उसके लिए समीकरण कैसे बैठाया जाएगा वो एक एक करके आपको बताती हूं। महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव इसलिए दिलचस्प हुआ है क्योंकि 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें महायुति यानी कि एनडीए की यदि बात की जाए तो उन्होंने 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिसमें बीजेपी के 5 हैं, शिवसेना के 2 हैं, शिवसेना का ये शिंदे गुट और एनसीपी का अजीत पवार गुट 2 कैंडिडेट इन्होंने चुनाव में उतारे हैं। तो वहीं महाविकास अघाड़ी की यदि बात कर लें तो कांग्रेस के 1, शिवसेना के उबाटा गुट का 1 और साथ ही शेतकारी कामगार पक्ष का 1 कैंडिडेट मैदान में है, जिन्हें शरद पवार का समर्थन हासिल है, एनसीपी का शरद पवार गुट। अब वोट की बात बता देती हूं, वोट का कैलकुलेशन क्या होता है और क्या है वो आपके सामने। एनडीए ने कुल 9 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और उनके पास कुल 203 वोट हैं। ये टोटल स्ट्रेंथ है एनडीए की। हर एक प्रत्याशी के लिए चूंकि 23 वोटों की आवश्यकता होती है, इसलिए अगर 23 को 9 से गुणा करेंगे तो 207 संख्या बनती है। लेकिन कितने वोट हैं? 203 वोट हैं, यानी कितने कम पड़ रहे हैं? 4 वोट कम पड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उन्होंने अपने 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और उनके पास विधायकों की संख्या है 72। 3 को 23 से गुणा करें तो 69 की संख्या निकल कर आती है, यानी कि 72 विधायक उनके पास ऑलरेडी हैं, 69 उनके पास संख्या बल हो जा रही है, 3 वोट एक्स्ट्रा उनके पास बचते हैं। पंकजा मुंडे चुनावी मैदान में है और विधान परिषद के चुनाव के लिए जो हम कांटे की टक्कर देख रहे हैं, पंकजा जी क्या लगता है
कितनी कांटे की टक्कर है, किस तरीके से चुनाव होगा? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है, हम सत्ता में हैं, हमारे विधायकों की संख्या अधिक है और हम पूरी तरह विजयी होंगे, यह मुझे विश्वास है। लेकिन हम मतों का गणित अभी भी देखें तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं तो जरूरत लगेगी। देखिए, ये चुनाव पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से व्यवस्था इसकी अलग है, एक अलग डिसिप्लिन है, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी पूरी टीम जीतेगी। अपनी जीत को लेकर आपके सभी सहयोगी? मैं यहाँ उम्मीदवार हूँ, ये चुनाव अलग है, लाखों लोगों का वोट लेकर चुनाव लड़ना और एक अलग अनुभव है, और ये लाखों के प्रतिनिधियों का वोट लेकर चुनाव लड़ना है, तो मेरे लिए अलग अनुभव है। पार्टी ने जिस तरह से प्लानिंग किया है उस तरह से हम लोग सिर्फ उम्मीदवार यही कह सकते हैं, हमें आत्मविश्वास है कि हम भाजपा के उम्मीदवार बातचीत करने के लिए ये थी पंकजा मुंडे, जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि पार्टी ने जिस तरीके से पूरी योजना बनाई है उसके चलते बतौर उम्मीदवार वो चुनकर आएंगी। ये विश्वास पंकजा मुंडे व्यक्त करती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने पंकजा मुंडे को भी उतारा है। पंकजा मुंडे दावा कर रही हैं कि बीजेपी की जीत होगी। ऐसे में अब आप ये सोच रहे होंगे कि जीत को लेकर बीजेपी इतनी आश्वस्त क्यों है, तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे विधायकों का अंकगणित है, जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी की विधायकों की टोटल स्ट्रेंथ 103 विधायकों की है। बीजेपी ने अपनी ओर से कुल 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिसमें से एक पंकजा मुंडे भी हैं, जिनकी बात आप सुन रहे थे। एक कैंडिडेट को चूंकि जीत के लिए 23 वोट की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे में पांचों कैंडिडेट के लिए 115 वोट बनते हैं, लेकिन विधायक तो 103 है, ऐसे में 12 वोट कम पड़ रहे हैं। मतलब ये कि अगर 4 जीतते हैं तो उनकी जीत तो पक्की है, लेकिन 5वें के लिए 12 वोट की चूंकि कमी है, तो इसे एडजस्ट करना है। महाराष्ट्र में अगर निर्दलीय विधायकों की संख्या की बात की जाए तो ये 14 है, और वो सभी एनडीए के साथ हैं। इनमें से अगर 12 विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट कर देते हैं, तो ऐसे में उनके 5वें कैंडिडेट के लिए भी जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, 5वां सदस्य भी उनका जीत जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी तो दावा ये कर रही है कि इंडिया गठबंधन अपनी सभी 3 सीटें जीतेगा। हमारे साथ उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के सांसद अनिल देसाई हैं। सर, मतों का जो गणित है वो बैठ रहा है क्या? क्योंकि आपके 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और आपके पास वोट कम है। मतों का गणित बैठने पर ही यहाँ पे आए, और ये पूरी बातें सही रीत से रहेगी। तीनों पार्टीज़ के विधायक अपना अपना अधिकार, अपना अपना जो फ्रेंचाइज है वो यहाँ पे करेंगे, और महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रत्याशी जीत के आएंगे। हमारे सहयोगी समीर भी से इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा से ही लाइव जुड़े हुए हैं। समीर, फिलहाल वहां की स्थिति बताएं, कितने विधायकों को अभी तक आपने देख लिया जो वोट के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, लगभग हम कहें तो अब तक 127 जो विधायक हैं, टोटल 274 जो स्ट्रेंथ है विधानसभा का, उसमें से 127 विधायकों ने अब तक अपना वोट जो है किया हुआ है। लगातार एक एक करके विधायक आ रहे हैं, क्योंकि मीनाक्षी में पता है कि ये प्रेफरेंशियल वोटिंग है और वोटिंग बड़ी सावधानी से करनी होती है। पार्टी जिस हिसाब से वोटिंग का प्रेफरेंस तय करती है कि किसे पहला नंबर देना है, किसे दूसरा और किसे तीसरा, उस आधार पर ही करना होता है, क्योंकि आपका वोट वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तौर पे, क्योंकि एक एक वोट पे प्रेफरेंशियल वोटिंग बहुत मायने रखती है। इसीलिए पार्टी की ओर से हर एक को वो क्रम जो है बताया जाता है, और उस हिसाब से ही वोटिंग की प्रक्रिया फिलहाल शुरू है। अगर हम बात कर ले वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, वो संगठन जो बहुत बड़ा खेल है या उलट फेर कर सकते हैं इस चुनाव में, उसमें एमआईएम की बात कर लेते हैं तो वोट करके जा चुके हैं। जो अंदरूनी खबर मिल रही है उसमें से ये पता चल रहा है कि शायद उनका वोट एकनाथ शिंदे को गया हुआ है। प्रहार संगठन जो है, जिनके पास 2 एमएलए हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि हम एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। तो ये हिसाब हमें अब तक पता चल पा रहा है। ठीक है समीर, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। 4 बजे तक तो मतदान की प्रक्रिया है ही, लेकिन जैसा कि डिमांड की जा रही है कि इसे 5 बजे तक बढ़ा दिया जाए, हम भी देखते हैं क्या नतीजा आता है। बहुत शुक्रिया समीर पूरी जानकारी।